नमस्कार। आज सभी का भारत फर्स्ट के इस विशेष प्रोग्राम कानून की बात में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आनंद झा और कानून की बात के इस अंक में सरकार द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए रेगुलेशंस को गहराई से समझेंगे तथा उसका विश्लेषण करेंगे। इस चर्चा के लिए हमारे बीच बेहद ही खास अतिथि जुड़ चुके हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं श्री सुबिमल भट्टाचार्य जी, जो काफी प्रसिद्ध और अनुभवी डिफेंस तथा साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं और सालों से इनसे जुड़े विषयों पर वो अपना योगदान देते रहते हैं। हमारे साथ हैं विक्रम हेगड़े सर, जो अभी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। उनकी एक्सपर्टीज है कॉर्पोरेट, सिविल तथा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। साथ ही हमारे बीच हैं खुशबू जैन मैम, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। उनकी एक्सपर्टीज है कॉर्पोरेट, क्रिमिनल तथा साइबर लॉ में। स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं विक्रम सर। आपसे समझेंगे ये इंटरमीडियरी लाइबिलिटीज क्या है, साथ ही आपसे जानेंगे सरकार द्वारा लाए ये नए रेगुलेशंस के बारे में और ये रेगुलेशंस अपने पावर किस एक्ट से डिराइव करते हैं। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जिसे कहते हैं, उसके अंडर मध्यवर्ती को डिफाइन कर किया गया था इंटरमीडियरी। वो थोड़ा डेफिनेशन थोड़ा ब्रॉड था कि जो भी किसी भी प्रकार के सूचना दूसरे के बिहाफ पे जो स्टोर करता है या ट्रांसमिट करता है, वो सब मध्यवर्ती होते हैं। और इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंपनीज या लोग इसी डेफिनेशन के अंडर में आ जाते थे। जैसे कि एक साइबर सेंटर, आजकल उतने होते नहीं है पर एक टाइम पे वो बहुत हुआ करते थे। साइबर सेंटर भी इंटरमीडियरी होंगे। और जैसे सोशल मीडिया है या वेबसाइट है या जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, वो भी इंटरमीडियरीज। पर अभी जो नए गाइडलाइंस आए हैं, जो नया कोड आया है, उसके अंडर में सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को सेपरेटली डिफाइन किया गया। और इस बिहाफ पे और इसमें ये किया गया है कि ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है जो है, इनके लिए कुछ नए रूल्स बनाए गए हैं, जिन रूल्स को इन्हें मानना पड़ेगा और जिन रूल्स के बिहाफ पे इनको चलना पड़ेगा। और इस इस तरीके से ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज पे एक और नया रिक्वायरमेंट लाया गया है कि वो कुछ स्टेप्स ले। एक तो ये है कि एक कंप्लायंस ऑफिसर उनको अपॉइंट करना होता है और उनको नोडल ऑफिसर भी अपॉइंट करना होता है। और ये सब स्टेप से ये किया जा रहा है कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज जो है, या और ये डिजिटल मीडिया के लिए भी लागू होता है, ये सारे जो इंटरमीडियरीज जो है, अगर कानूनी तरीके से इनके अगेंस्ट कोई एक्शन या इनके थ्रू किसी और के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना ज़रूरी हो, या कानून ठीक समझता है कि कुछ एक्शन लेना है, तो उनको एक सिस्टम मिलेगा जिसके थ्रू ये एक्शन लिया जा सके। जी। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर जो है, एक प्रोटेक्शन मिलता है मध्यवर्ती को, जो इंटरमीडियरी को, कि अगर उनके रिसोर्सेस को यूज़ करके किसी ने कोई गलत काम या कोई अपराध किया, तो उन पे वो उन पे वो जिम्मेदारी नहीं रहेगी कि वो उस अपराध के लिए वो भी जिम्मेदार रहे। पर अगर ये जो इंफॉर्मेशन ये जो इंटरमीडियरी सोशल मीडिया इंटरमीडियरी गाइडलाइंस जो नए आए हैं, अगर इनको वो कंप्लाई नहीं करते, तो वो जिम्मेदारी उन पे पड़ेगी। जी। खुशबू मैम, आपसे समझेंगे ये नए रेगुलेशंस का मॉडस ऑपरेंडाई क्या होगा। सर भी बता रहे थे ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में। आपसे थोड़ा और जानकारी इसके बारे में लेना चाहेंगे मैम। जी, बिल्कुल। अगर आप देखेंगे तो जैसे कि विक्रम जी अभी बात कर रहे थे कि इसकी ज़रूरत क्यों थी, तो सेक्शन 79 के अंदर जो ये सारे प्लेटफ़ॉर्म्स थे, इंटरमीडियरीज़ थी, इनको एक सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन दिया गया था। तो जो इसके पहले वाले रूल्स थे, उनके तहत इनको बोला गया था, ये जितनी इंटरमीडियरीज़ हैं, इनके प्लेटफ़ॉर्म पे कोई भी तरीके का थर्ड पार्टी कंटेंट अगर डाला जाता है,
तो उस कंटेंट को लेकर इन प्लेटफॉर्म्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर इस कंटेंट में कुछ होता है। ये एक थर्ड पार्टी कंटेंट है। सेक्शन 230 ऑफ सीडीसी जो यूएस का एक्ट था, ये वहां से शुरुआत हुई जब वहां पे भी इंटरमीडियरीज को इम्यूनिटी दी गई, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन दिया गया। सेम वैसी ही बात यहाँ पर की गई थी। पर अगर आज से 10 साल पहले, 8 साल बाद पहले देखें तो इंटरमीडियरीज की डेफिनेशन थी कि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म थे जहाँ पर थर्ड पार्टी कंटेंट देखते हैं। जहां हम आज की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन ऑफ इंटरमीडियरी बहुत चेंज हो गई है, टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरी बहुत चेंज हो गई है। जितना यूजर बेस बढ़ गया है, हम देख रहे हैं बहुत रैम्पेंट तरीके से इनके ऊपर क्राइम्स होने लगे हैं, या इनके प्लेटफॉर्म्स को यूज करके बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज होने लगी है। फेक न्यूज से लेकर जो रिजल्ट करती है लिंचिंग में, या फिर रिजल्ट करती है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में, या फिर हीनियस क्राइम सच एज चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट मूव होना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें जब इन प्लेटफॉर्म्स पढ़ने लगी तो ये जो नए रूल्स जिनकी आप बात करें, 2021 रूल्स ऑफ इंटरमीडियरी, इनमें बोला गया कि आप जो है एक इंटरमीडियरी है और आप दो कैटेगरीज में हम आपको बांध लेते हैं। एक होता है नॉर्मल इंटरमीडियरी, दूसरी होती है सिग्निफिकेंट इंटरमीडियरी। तो अगर आप नॉर्मल इंटरमीडियरी है तो आपको एबीसी रूल्स मानने पड़ेंगे, और अगर आप सिग्निफिकेंट इंटरमीडियरीज हैं जहाँ 5 लाख से ज्यादा आपके यूजर बेस है, तो आपको थोड़े एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करनी पड़ेगी आपके प्लेटफॉर्म पे। अब वो ड्यू डिलिजेंस जिसकी आप बात कर रहे हैं वो ये है कि आपको चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इंडिया में रखना होगा, आपको एक ग्रेवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म देना होगा, आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस आदि भाषा में वहाँ पर लोगों को बतानी पड़ेगी। उसके साथ-साथ उन्होंने बोला है कि आपका जो वो चीफ ऑफिसर है और जो एड्रेस है, ये सब इंडिया में होना चाहिए। 24/7 लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ में कनेक्ट में होना चाहिए। अभी ये सब क्यों आया था? ये इसीलिए आया था बिकॉज़ जितने ये प्लेटफ़ॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, मेजर बिग टेक जायंट्स जो है वो इंडिया के बाहर एग्ज़िस्ट करते थे। तो हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बहुत तकलीफ होती थी इनसे कनेक्ट करने में अगर कोई भी सिचुएशन होती है। और जहाँ हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, इंटरनेट पे ट्रांज़ैक्शंस, इंटरनेट पे जिस तरीके से ये फैलता है, वो स्पीड ऑफ लाइट, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मल्टीप्लाई होता जाता है और उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। तो जब तक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ या कोर्ट ऑर्डर आता भी है और जब तक चीज़ें हो पाती है और इनकी तरफ से कोई सॉल्यूशन हो पाता है, वो टेक डाउन और वो प्रोसीजर वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते बिकॉज़ जब तक आता है तब तक वो इतनी बार मल्टीप्लाई हो चुका होता है या इतने प्लेटफ़ॉर्म्स पे जा चुका होता है, वहाँ से ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांसफ़र हो चुका होता है कि उसका पर्पस नहीं बचता बिकॉज़ डैमेज तो हो चुका है। तो वो डैमेज को देखते हुए और सीवियरिटी ऑफ क्राइम्स को देखते हुए उन्होंने बोला कि आपके पास में और भी मैकेनिज़्म्स होने चाहिए, जैसे कि 24 आवर्स, 72 आवर्स में कुछ स्पेसिफिक कंटेंट्स टेक डाउन करना। उन्होंने वहाँ क्लियरली इन चीज़ों को भी बताया कि किन-किन सिनेरियोज़ में आपको क्या-क्या करना होगा। उसके जी, साथ-साथ में उन्होंने ये भी बोला, इसी न्यू रूल्स में बोला है कि जहाँ पे संगीन जुर्म है, जहाँ पे जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी हो गई, नेशनल सॉवरेनिटी हो गई, या फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, या फिर रेप हो गया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई, इस तरीके के जो बहुत ही सीरियस सीरियस क्राइम्स है जिनकी इम्प्रिजनमेंट 5 इयर्स या उससे ज़्यादा की है। तो उन सिनेरियोज़ में वो बोलते हैं कि इन सिनेरियोज़ में इन प्लेटफ़ॉर्म्स को मुझे फर्स्ट ओरिजिनेटर, अगर ये प्लेटफ़ॉर्म्स मैसेजिंग प्लेटफ़ॉर्म्स है जहाँ पर मैसेजेस जी, ट्रांसफ़र होते हैं, तो आप फर्स्ट ओरिजिनेटर का नाम हमें बताएँगे। हम कंटेंट नहीं माँग रहे, सिर्फ़ ओरिजिनेटर का नाम मँगवाएँगे। कुछ और सिनेरियोज़ भी यहाँ पर दिए हुए हैं, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपको 24 आवर्स, विदिन 72 आवर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में आप टेक डाउन की कुछ चीज़ें दी हुई है। उन्होंने बोला है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी मेजर्स इनबिल्ट लगाने पड़ेंगे, जो कुछ चीज़ें हैं उनको उनको ध्यान में रखते हुए। तो ये कुछ जी। कुछ चेंजेस उन्होंने लाने की जो ये न्यू 2021 रूल्स है उसमें बोला गया है कि इन इन जी, इंटरमीडियरीज, नॉर्मल एंड सिग्निफिकेंट इंटरमीडियरीज को ध्यान रखना होगा। जी, धन्यवाद मैम। सुभिमन सर, आपसे समझेंगे ये नए रेगुलेशंस लाने के पीछे सरकार की क्या आवश्यकता तथा मानसिकता रही होगी? देखिए आनंद जी, खुशबू जी ने अभी हल्का सा जिक्र किया था इसके बारे में कि अगर आप देखें कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज और कुछ इवन टेररिस्ट इंसिडेंट्स भी इनकी कम्युनिकेशन होते थे, और लॉ एनफोर्समेंट के लिए काफी सालों से एक समस्या होता था कि ये जितने सारे सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स है जो बड़े वाले हैं और आज की एक हिसाब से जिनको आप सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट कहते हैं, इनसे जो सरकार की डीलिंग होते थे उसमें उस बहुत समय ये पाया जाता था कि इनसे इंफॉर्मेशन या इनसे कोऑपरेशन उस मात्रा में नहीं होते जिस मात्रा में सरकार को चाहिए, स्पेशली एक किसी के क्राइम को सॉल्व करने के लिए, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हालांकि जी, सालों में ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन ऐसा जिस तरीका से इसका मीडियम क्या उपयोग या दुरुपयोग होता गया, और इसके बाद देखा गया कि अगर इनसे कानूनी दर से या
रूल के हिसाब से अगर ये सारे चीज इनसे इंश्योर नहीं किया जाता है तो ये लोग हमेशा अमेरिकन रूल्स, अमेरिकन लॉज या बहुत सारे बहाना निकालते हैं कि जिस तरीका से कोऑपरेशन नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि आज के डेट में ये माध्यम प्राइमरी माध्यम हो गया हर तरीका का, क्रिमिनल की भी आपकी कम्युनिकेशन के लिए, टेररिस्ट की कम्युनिकेशन के लिए, और इसके लिए एक निगरानी मीडियम के ऊपर रखना जरूरी है। तो उसी हिसाब से ये जो गाइडलाइंस है ये 2011 में पहले कुछ गाइडलाइंस दिया गया था, लेकिन देखा गया कि जितने सेफ हार्बर क्लॉजेस के अंदर ये इंटरमीडिएट्स थे, लेकिन इससे ज्यादा इनकी उस तरीका से कोऑपरेशन नहीं आ रही। हालांकि सारे प्रोविजन हो सकता है कि कुछ कठोर प्रोविजंस आ चुके हैं इसमें, जैसे ट्रेसेबिलिटी की बात है, लेकिन अगर आप देखें कि कंप्लायंस ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवेंट ऑफिसर या नोडल ऑफिसर ये अपॉइंट करने में इनको बहुत पहले ही इनको कदम उठाना चाहिए था। ये आखिरी तक रहे कि हो सकता है ये एक्सटेंशन मिल जाए डेट्स की, या हमें अगर ऐसा ना करे, हमें अगर अपॉइंट ना करना पड़ा ऐसा ऑफिसर, तो इस तरफ से इन्होंने बड़ा कैजुअली लिया। जो एक सोवरेन देश की आईटी एक्ट के अंदर में जो रूल्स बनाने की कैपेसिटी है और रूल्स ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग थे और इसको कठोर किया गया है। इनको 3 महीना के नोटिस से हाँ इन्होंने एक्सटेंशन के लिए मंगा हुआ है, लेकिन ये 3 महीना में इनको इन सारे ऑफिसर्स अपॉइंट करना चाहिए था। आगे देखा जाए सरकार किस तरीका से इसको इम्प्लीमेंट करता है। खुशबू मैम, सरकार द्वारा 3 महीने का समय दिया गया था इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेशन का पालन करने के लिए। मई 26 को ये रेगुलेशंस प्रभाव में आए थे। क्या इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इन रेगुलेशंस का पालन कर लिया है? क्या अपडेट है उस विषय में मैम? जी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पालन कर लिया है, कुछ ने नहीं किया है। तो अगर आप देखेंगे व्हाट्सएप ने चैलेंज किया है सेक्शन 4 क्रॉस पोर्ट टू ऑफिस रूल को लेकर, और कुछ बेसिक चैलेंज किया को लेकर इश्यूज उठ रहे हैं। तो कुछ नहीं करते तो आपके साथ में क्या होगा? इन रूल से कंप्लाई नहीं करते हैं तो वहाँ पे 2 चीजें होती है। एक तो आपको जो मैंने शुरुआत में बात की थी सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट जो है, जिसके अंदर आपको सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन दिया गया है, आपको इम्यूनिटी दी गई है किसी थर्ड पार्टी कंटेंट से, वो आपसे ले ली जाएगी। बिकॉज जब इन प्लेटफॉर्म्स पे चीजें हो रही है तो आपका इंटरफेरेंस होता है उसमें, आप देख रहे हैं, आपको ड्यू डिलिजेंस करने की बहुत सख्त जरूरत है। तब की इंटरमीडिएट और आज के इंटरमीडिएट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इंस्टेड ऑफ कि आपने इन प्लेटफॉर्म्स को सीधे इंटरमीडिएट की कैटेगरी से हटा दिया हो या सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन हटा दिया हो इनसे, सरकार ने ये किया है कि सरकार ने एक फाइन बैलेंस लाने की कोशिश की है यूजर्स के राइट्स को लेकर। इन सुप्रानेशनल टेक एंटिटीज जितनी हैं, इन सबके बिजनेस इंटरेस्ट को देखते हुए, और जो इंडियन राइट्स है और लॉज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए एक फाइन बैलेंस लाने की कोशिश की है। तो न्यू रूल्स ये नहीं बोलते कि हम आपसे प्रोटेक्शन हटा रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम आपसे प्रोटेक्शन रखेंगे अगर आप ये सारा ड्यू डिलिजेंस मानते हैं। अगर आप ये ड्यू डिलिजेंस नहीं मानते हैं, जैसे कि जो कुछ एंटिटीज है जिन्होंने नहीं मानने की कोशिश की है, तो हम आपसे ये सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन हट जाएगा। तो नॉर्मली जो आईटी एक्ट इसमें जो चीजें चलेगी, प्रावधान होंगे, वो आपके ऊपर भी अप्लाई होंगे, आपके ऊपर भी उनकी एक्शंस ली जा सकती है। जो ड्यू प्रोसेस में आप नॉर्मल हम जैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं वैसे इन्वेस्टिगेशन के पार्टी आप भी रहेंगे, आपसे इम्यूनिटी चली जाएगी। जी विक्रम सर, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया बैन चर्चा का विषय बना रहा है। आपसे समझेंगे कि वाकई में अगर ये प्लेटफॉर्म्स रेगुलेशन का पालन नहीं करेंगे तो उन पे क्या कार्रवाई किया जाएगा, और साथ ही समझेंगे कि क्यों विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन रेगुलेशंस का। पिछले हफ्ते जब ये रूल्स जारी हुए तो उस टाइम एक थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक बवाल सा मचा हुआ था कि ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वो सब बैन होने वाले हैं। कुछ लोग चिंतित थे, ज़्यादातर लोग मीम्स और चुटकुले बना रहे थे कि हाँ चलो अब तो टाइम होगा हमारे पास पढ़ाई और काम के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे बैन होने वाले हैं। तो पर असल में ऐसा है कि ये रूल्स फोर्स में आते ही ये बैन नहीं होने वाले हैं। जैसे अभी खुशबू मैडम ने बताए, तो इससे ये होता है कि मध्यवर्ती को जो प्रोटेक्शन मिलता है धारा 79 के अंडर में, आईटी एक्ट के धारा 79 के अंडर में जो प्रोटेक्शन मिलता है वो चला जाता है। और ये हम ऑलरेडी देख रहे हैं, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि सोमवार को 31 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी की है इन सारे
सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को कि ये अभी तक कंप्लाई नहीं किए हैं। किसी ने कंप्लेंट किया है कि अ, इनके कंप्लाई ना करने के वजह से जो अपराध चल रहे हैं इनके सोशल मीडिया साइट्स पे, उनके जिम्मेदार ये भी होते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने दूसरा कंप्लेंट डाला है कुछ महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तियों पे कि जी जो पॉक्सो एक्ट जो है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट जो है, जी उस एक्ट के अंडर जो भी अपराध चल रहे हैं उनके भी ये जिम्मेदार होते हैं। जी तो इस कारण अ, ये यही प्रॉब्लम हो रहा है ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को कि अगर ये अभी देखना पड़ेगा कि ये इन केसेस में क्या होते हैं कि या हाई कोर्ट भी क्या कहता है इन केसेस में। पर जी प्रॉब्लम यही उठेगा कि अगर वो सेक्शन 79 के अंडर जी ये मध्यवर्ती को जो प्रोटेक्शन मिल रहा था, अगर वो चला जाता है तो क्या होगा? जी जी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए खुशबू मैम, व्हाट्सएप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की पॉलिसी अपनाता है। ये आखिर किस तरह काम करता है? और ये बात बहुत ज़्यादा उठ रही है कि अगर ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को हटा दिया जाए, तो ट्रेसेबिलिटी का मुद्दा उठता है, खतरा उठता है। इसके बारे में मैम समझाएँ हमारे दर्शकों को। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया है। तो हम जो ट्रेसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो हम जिस 4 रूल 4.2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ हम फर्स्ट ओरिजिनेटर का नाम माँग रहे हैं, जिससे ये बोल रहे हैं कि इससे ट्रेसेबिलिटी करने की कोशिश कर रही है सरकार और इससे एन्क्रिप्शन अगर हट जाएगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी चली जाती है, फ्रीडम ऑफ प्राइवेसी भी चली जाती है और इनके डेटा को भी सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। मतलब देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये डेटा उतना सुरक्षित ना रहे, जो हम जिनकी बात कर रहे हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की। तो पहली बात शुरुआत करते हैं हम समझने की कि ये एग्ज़ैक्टली ट्रेसेबिलिटी वाला जो क्लॉज़ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर इतना हमने डिस्कशन किया है पिछले कुछ समय से रोज़ डिस्कशन हो रहा है। यहाँ कोई ट्रेसेबिलिटी की बात हम एन्क्रिप्शन आप हम ये नहीं बोल रहे हैं आपसे कि आप हमें एक आपकी पूरी चैट पढ़ने के लिए दे दें। हम ये नहीं बोल रहे कि जितना भी आपका सिस्टम है उसके अंदर आप मुझे बोले कि अगर मैं माँग रही हूँ आनंद जी आपका इस क्राइम में है इन्वॉल्वमेंट, तो आनंद जी की व्हाट्सएप से हम पूरी चैट ले लेंगे या हिस्ट्री ले लेंगे। हम उनसे बोल रहे हैं कि ये जो कंटेंट है ये ऑलरेडी बाहर है, हमारे पास कंटेंट है। कंटेंट से 5 इयर्स एंड अबव इम्प्रिज़न वाले वाले जितने जितने ज़ुल्म हैं उसके ऊपर क्राइम उसको लेकर हो रहा है। तो कोर्ट के ऑर्डर या आईटी एक्ट में जो गवर्नमेंट को पावर है उसके अंडर अगर कोई ऑर्डर पास होता है तो उन केसेस में आप हमें सिर्फ़ वो ओरिजिनेटर का नाम दे दें, फर्स्ट ओरिजिनेटर का। अगर बाहर से हो रहा है तो इंडिया में जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है उसका नाम दे दें, अगर इंडिया में हो रहा है तो उसके फर्स्ट ओरिजिनेटर का नाम दे दें। दूसरी बात हुँ, जहाँ पर यहाँ पे बात आती है तो कंटेंट नहीं माँगा जा रहा है, ये बहुत क्लियरली समझने की ज़रूरत है कि यहाँ कंटेंट नहीं माँग रहे हैं। तो तो अ, अभी कोई सिचुएशन अगर आती है लॉ एंड ऑर्डर की तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे पास में लॉज़ हैं, मेरे पास में रेप को लेकर लॉ है, मेरे पास चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर लॉज़ है, मेरे पास लॉ एंड ऑर्डर सॉवरेन नेशनल सॉवरेनिटी को लेकर लॉज़ है। पर जहाँ उनकी हुँ, हुँ, एन्फोर्सेबिलिटी की बात आती है तो आप बोल रहे हैं कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के पास में एन्फोर्सेबिलिटी नहीं होना चाहिए, वो हेल्पलेस हो जाएँ। बिकॉज़ हुँ, एनफोर्स हुँ, करने के लिए वो जैसे ही इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे जाती हैं तो आप इन प्लेटफ़ॉर्म्स से पूछे तो प्लेटफ़ॉर्म बोलेंगे नहीं, हम तो एनोनिमिटी रखेंगे, हम तो अपने यूज़र्स की प्राइवेसी रखेंगे। तो ये समझने की ज़रूरत है कि राइट टू प्राइवेसी गुड फेथ प्रिंसिपल है। ये राइट टू प्राइवेसी आप क्रिमिनल्स के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं और कहीं पे भी पूरी दुनिया में राइट टू प्राइवेसी एक फेयर इन्वेस्टिगेशन जो लॉ एनफोर्समेंट चलाती है उसमें इम्पेडिमेंट नहीं आ सकता है। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाकी सारी जगह पर है। एक एफबीआई की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उन्हीं के खुद के ऑफिशियल पोर्टल पे, जहाँ पे हुँ, चाइल्ड रिलेटेड क्राइम्स में उन्होंने बहुत क्लियरली इस चीज़ को बोला था 2019 में कि ये जो प्लेटफ़ॉर्म्स है, ये बहुत डिफिकल्टी अराइज़ हो रही है इन प्लेटफ़ॉर्म्स की, जो ये शील्ड खड़ी कर देते हैं कि हम एनोनिमस रखेंगे अपने यूज़र्स को और जितनी भी चीज़ें हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जब आती है, जहाँ हीनियस क्राइम आते हैं, इनको ये डेटा देना पड़ेगा, देयर हैज़ टू बी सम वे टू डू इट एंड सम वे में हम ये नहीं बोल रहे कि हमें आप एक प्लगइन दे दें या एक सर्विलांस का वो दे दें। हम आपसे बोल रहे हैं जहाँ सिचुएशंस आती है, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, तो लॉ एंड ऑर्डर में क्या डिफिकल्टी है? मतलब वेयर और और ती इसी में तीसरी चीज़ आ जाती है कि वही एफबीआई के स्टेटमेंट में एक और चीज़ बोली गई थी कि बहुत सारे चाइल्ड रिलेटेड क्राइम्स है, अबडक्शन रिलेटेड क्राइम्स है, पोर्नोग्राफिक रिलेटेड चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिलेटेड क्राइम्स है, जहाँ पर ये होता है कि पहला क्राइम करने के बाद में पकड़ा नहीं जाता है और वही इंसान दूसरे, तीसरे, चौथे क्राइम पे पहुँच जाता है बिकॉज़ उसको एक शील्ड मिली हुई है, तो उसको एक बढ़ावा मिलता है इस चीज़ को करने के लिए कि अरे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्लेटफ़ॉर्म्स है।
तो मैं आराम से यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स पे क्राइम कर सकता हूँ। तो आप एक्चुअली पार्टी टू द क्राइम हो रहे हैं, आप फैसिलिटेट कर रहे हैं क्राइम अगर आप इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को सरकार के साथ में नहीं दे रहे हैं, वो भी इन सिचुएशंस में। हम हर सिचुएशंस में नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें डिटेल्स दें, हम कुछ सिचुएशंस में बोल रहे हैं और अगर इन हीनियस क्रिमिनल सिचुएशंस में भी आप नहीं दे रहे हैं, तो आप एक्चुअली इनको ट्रीट करना चाहिए, इनको इम्यूनिटी हटानी नहीं चाहिए और इनको बोलना चाहिए आप फैसिलिटेट कर रहे हैं क्राइम पे, यू आर अ फैसिलिटेटर ऑफ अ क्राइम। So this जी aspect these companies need to understand. Second aspect of WhatsApp only if we are talking about जिसकी हम बात कर रहे हैं जो उन्होंने चैलेंज किया है, WhatsApp की खुद की प्राइवेसी पॉलिसीज चेंज्ड। जो कुछ समय पहले हम सबने देखा था कि WhatsApp ने यूनिलैटरली अपनी पॉलिसी को चेंज कर लिया और सारे यूजर्स को बोला मेरी ये पॉलिसी मानो वरना तुम यूज नहीं कर पाओगे। वो पॉलिसी में जी वो सारा डेटा शेयर करेंगे अपने सारे बिजनेस एंटिटीज से, थर्ड पार्टी से, अपनी 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 जितनी प्रिंसिपल एंटिटीज है उन सबके साथ में। तो आपने बिज़नेस इंटरेस्ट के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए आप सारे डेटा शेयर कर सकते हैं, आप सारा सारा एनालिसिस चला सकते हैं, बट जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, वहाँ आप कैसे नहीं लेकर आ सकते टेक्नोलॉजी को। इंक्रीज़ जी योर एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन को लेकर बहुत सारे नॉर्म्स वर्ल्ड वाइड बने हुए हैं, सारे लोग इसको फाइट कर रहे हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। देयर आर बेटर ऑप्शंस फॉर दैट। तो आप सिर्फ इसका एक शील्ड लेकर कि नहीं टेक्नोलॉजी वाइज़ हमें अपना सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तो आपको सिस्टम आज नहीं चेंज करना था, आपको सिस्टम जब आप इंडिया में आए थे तब से चेंज करना था। बिकॉज़ जिन लॉज़ की हम बात कर रहे हैं, वो लॉज़ एक्जिस्ट करते हैं। उनको एनफोर्स करने में सिर्फ बहुत तकलीफ आने लगी और बिकॉज़ इन्होंने एक्ट नहीं किया, इन्होंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया, आज जाके ये रूल्स बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। आनंद जी? जी सुमिनल सर, खुशबू मैम कह रही थी कि जो व्हाट्सएप की ट्रेसेबिलिटी होगी उसमें कंटेंट नहीं जाना जाएगा, जो ओरिजिनेटर है बस उसके बारे में पूछा जाएगा, वो भी कुछ सिलेक्टेड केसेस में, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हो गए और वैसे टाइप के जो सेंसिटिव इश्यूज हैं उसमें। आप सर इस बारे में एक्सटेंसिवली लिखते आए हैं, आपसे समझना चाहेंगे ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, ये ट्रेसेबिलिटी का इतना ज्यादा विरोध क्यों कर रही है और उनका ये मानना क्यों है कि सरकार इससे मास सर्विलेंस का खतरा उत्पन्न करवा सकती है? देखिए, व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट में अपने केस पेश की है इस बारे में, विशेषकर ये ट्रेसेबिलिटी की बात लेके लेके, और व्हाट्सएप की यूएसपी या सक्सेस स्टोरी है या इंडिया में भी जो पॉपुलैरिटी है, ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो ये बोलते हैं कि आप अपने फ़ोन में जो कंटेंट आप टाइप करके और आगे भेज रहे हैं, वो आपके फ़ोन से ये एनक्रिप्ट होके हैश से आगे जाके जिसके लिए डेस्टिनेशन है उसी में जाके डिक्रिप्ट होते हैं। तो इसी से बहुत लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है सिस्टम से वो करने, क्योंकि देखा जाता है बहुत सारे जगह में नॉट ओनली स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट एक्टर्स के पास भी टेक्नोलॉजी होते हैं, अपॉर्चुनिटी होते हैं कि वो ट्रैक करते हैं या इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। तो इसीलिए इनकी जो पॉपुलैरिटी इसमें, अब बात है कि टेक्नोलॉजी किस हिसाब से आपकी इसमें, क्या ये व्हाट्सएप हाई कोर्ट से ये बात भी छुपा रहा है कि एन्क्रिप्शन ब्रेक नहीं करके भी वो ये ट्रेस कर सकते हैं। ये सारे कोर्ट की काम है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि 25 साल से इस लाइन में मैं काम कर रहा हूँ, इसमें जो आज के डेट में जो आपकी ट्रेसेबिलिटी काम होती है, वो प्राइमरीली मेटा डाटा और आपकी डिजिटल सिग्नेचर्स के माध्यम से होते हैं, और दोनों की डायरेक्शन में भी अगर आप चले तो आप एट्रीब्यूशन जो शब्द है, एट्रीब्यूशन जो एग्जैक्टली जहां से ये शुरू हुआ है, ये आज की डेट में भी साइबर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रह गया। ये सॉल्व प्रॉब्लम नहीं है, कोई स्पूफ कर सकता है, कोई किसी तरीका से कर सकता है। तो मिसयूज ऑफ जस्टिस होगा अगर इसी तरीका से अगर कोई मिसयूज करता है सिस्टम में। हमारे बहुत सारे उदाहरण है जो सरकार पावर में होते हैं, उनके पास अगर इस तरीका से मास सर्वेलेंस का एक अपॉर्चुनिटी भी हो जाता है, तो आपको पता है कि एडवर्सरीज के पीछे जा सकता है, और ये बीजेपी और कांग्रेस नहीं, कोई भी कर सकता है यहाँ पे। तो आपको पहले, मुझे लगता है कि जैसे डाटा प्रोटेक्शन बिल, आज मैंने जस्टिस श्री कृष्णा का भी इंटरव्यू देख रहा था, डेटा प्रोटेक्शन बिल जिसमें भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स की जिक्र किया है सरकार ने, मुझे लगता है इनको लीगल स्टैंडिंग, ये गाइडलाइंस और रूल्स पीछे देना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप, कोई अथॉरिटी नहीं है, सरकार मांगे और इसके बाद आप सारे इंफॉर्मेशन दे दे, और एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको सारे कंटेंट के ऊपर निगरानी रखना है, आपके स्टोरेज स्पेस बढ़ाना है, आपको बहुत तरीका आपके स्टेप्स लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम आज के डेट में इतनी आसान नहीं है जितने बताया जा रहा। और जहाँ तक ये भी मैंने
सरकार की ये नोटिस में देखा था, बहुत सारे देश के जिक्र किया था। बातचीत हो रही है, कोशिश हो रही है कि किसी तरीका से इन लोगों से, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट से इंफॉर्मेशन लिया जाए, करेक्ट फर्स्ट ओरिजिनेटर या इवन जो रूट जिससे आए उससे लिया जाए। लेकिन आज का डेट में भी इम्प्लीमेंटेशन वाइज कहीं भी ये नहीं हुआ। ब्राजील में कुछ केसेस तो व्हाट्सएप के अपने आप चल रहा है, लेकिन अगर आप अमेरिका में भी देखें, आज का डेट में किसी ने इन्फोर्स कर नहीं पाया। तो ये जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बैठ के बात करके जो टेक्निकली पॉसिबल है, जो लीगली फिजिबल इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसी हिसाब से इसमें जाना पड़ेगा। पिछले अक्टूबर में भारत ने भी कई सारे देशों के साथ, अमेरिका का जस्टिस डिपार्टमेंट ने भारत को भी इन्वॉल्व किया था ये डिस्कशन में कि एनक्रिप्शन को कैसे देखा जाए, एनक्रिप्शन को लॉ एनफोर्समेंट का रिक्वायरमेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा देखा जाए, कैसे इन लोगों से कोऑपरेशन लिया जाए, ये जितने सारे सोशल मीडिया से। तो मुझे लगता है ये एक इसी डायरेक्शन में ये सारे कुछ देशों मिलके आगे इन लोगों से बात करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आज के डेट में मेरे हिसाब से कोई फुल प्रूफ टेक्निक नहीं है कि आप बोलेंगे कि आप फर्स्ट ओरिजिनेटर दे दो और कल वो आपको लेके दे पाएंगे। और ये भी हमें समझना चाहिए कि सारे जितने सोशल इंटरमीडिएट्स है, विशेषकर अभी आप व्हाट्सएप और ट्विटर के देखे हैं, कि इनको ये भी समझना चाहिए कि जब एक सोवरेन कंट्री का रिक्वेस्ट आते हैं, जो रिक्वायरमेंट आते हैं, उसको इनको मानना चाहिए। ये नहीं मान के इन्होंने एक स्थिति खड़ा किया हुआ है इस तरीका से कॉन्फ्रंटेशन की लाइन में जाने का। ऐसे चीज में डिजिटल टेक्नोलॉजी के मामले में इस तरीके से कॉन्फ्रंटेशन नहीं होता। ट्विटर का ऑफिस में 4 पुलिस का आदमी भेज देंगे, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये ऑफिस में बैठा रहेगा ना, कोई सर्वर्स में रहेगा। तो ये सारी चीज ना एक बैलेंस के हिसाब से जाए। जो देश का जो एक इमेज है, देश का एक गवर्नेंस सिस्टम है और देश का जो एक पावर है, वो प्रोजेक्ट करना भी ठीक होता है। आईटी मिनिस्ट्री का तरफ से तगड़ा नोटिस जा रहा था, उसमें पुलिस जाके क्या कर जाएगा। तो मुझे लगता है कि इनको भी मैसेज और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ऐसे नहीं कि ये आप 25-26 का आप डेट दिया, इसके बाद आप फिर 25 का डेट आपने 26 को इनको लेटर लिख लो कंप्लायंस के लिए, इन्होंने कंप्लाई नहीं किया तो इनको कुछ एक्शन लो, या तो पेनलाइज करो या बुला के इनका 24 आवर्स के लिए सर्विस काटो। ऐसा मतलब अल्टीमेटली हमें पावर प्रोजेक्शन उसी हिसाब से करना चाहिए, ना कि पुलिस भेज के ऐसे छुट्टी के टाइम पे। जी धन्यवाद सर। विक्रम सर, आपसे समझेंगे सरकार किस प्रकार इन गाइडलाइंस को उचित सिद्ध कर रही है। आपके अनुसार क्या ये रीजनेबल और वेल बैलेंस्ड है? और आपसे ये भी जानेंगे कि क्या आपके अनुसार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की भी संभावना बन सकती है इन गाइडलाइंस के कारण? मैं जो आपका दूसरा क्वेश्चन है उसका मेरा प्रतिक्रिया मैं पहले देता हूँ, शायद उससे बाकी 2 क्वेश्चंस के भी आंसर आ जाएंगे। अगर ये संतुलन के बात करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि किन के बीच में संतुलन लाना है। एक तरफ तो है आम जनता, जो ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स या एप्स यूज करते हैं और उनके थ्रू उनका अपना डेटा या इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं, पब्लिश करते हैं और लोगों को बेचते हैं, जो भी करते हैं। उनका डेटा का प्रोटेक्शन एक तरफ है, या उनका डेटा एनक्रिप्टेड हो, उनका राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक तरफ। दूसरी तरफ है जो लोग अपराध के शिकार बन रहे हैं, जो सोशल मीडिया के थ्रू जो अपराध चल रहे हैं, जो रीजन बताया जा रहा है इन इंटरमीडिएरी रूल्स के लिए, जो रीजन बताया जा रहा है, ये अपराध के शिकार जो बन रहे हैं उनका भी है कि कोई कहता है कि उनके बारे में कोई गलत बताया जा रहा है, कोई फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है उनके बारे में, तो वो क्या करे। और हर कोई ये नहीं कह सकता कि वो जाके डेफेमेशन सूट फाइल करे। और बहुत बार ऐसा ही होता है कि पता भी नहीं चलता है कि कौन फैलाता है, या ऐसे अफवाह कौन फैला रहा है जिससे कोई कम्युनल राइट्स हो जाए या कोई और प्रॉब्लम खड़ा किया जाए। अभी कोविड के टाइम में हम देख रहे हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत चल रहा है, फ्रॉड्स चल रहे हैं बहुत, और इन सब के जो विक्टिम्स हैं उनका भी उनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना होता है।
तीसरे तरफ है ये सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, और ये रूल्स इसमें 2 लेवल बनाते हैं। पहले तो है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, दूसरा है जो महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती जो है, जिनके 50 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स। ये ज़्यादातर वो कंपनियां हैं जिनका करोड़ों का बिजनेस है। अगर जो भी कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना हो या जो भी कंप्लायंस मेजर्स लेना हो इनको, ये इनके लिए बड़ी बात नहीं है। ये कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है जिनके लिए ये बहुत भारी पड़ जाए। तीसरा ये भी है जो आरोप लगाया जा रहा है, या थोड़ा डर है कि सरकार या ऐसे कोई सरकार का कोई एजेंसी इस इन रूल्स का या इन रूल्स के अंडर पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों पे या जो ऑपोजिशन या डिसेंटर्स जो है उन पे कोई बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स या कोई गलत मेजर्स ले उनके अगेंस्ट, ये डर है या ये आरोप है। पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये कभी 100% कभी नहीं कह सकते कि जो रूल्स बनाए गए हैं इनका गलत इस्तेमाल कभी नहीं किया जाएगा, ये नहीं कह सकते। और पता नहीं रहता है कि कौन कब सरकार में कौन मिसयूज कर ले, ये नहीं जा सकता। और ये कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या एक गवर्नमेंट का नहीं कह सकते, हर कोई पार्टी का हो सकता है कि कोई भी इसे मिसयूज करे। पर अगर आप ये बैलेंस का पूछते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि हर किसी चीज का चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है ही। जो भी पावर दिया जाता है उसका एक चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम रहता है। अगर वो चेक्स एंड बैलेंसेस जो जुडिशरी के तौर पे या कोई और रेगुलेटर के तौर पे भी अगर हो, ये चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते जी। हैं। बैलेंस खुशबू वहां मैम से आना है। जी, जी। खुशबू मैम आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे और शो को समाप्त करेंगे। जी, जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूँ विक्रम जी से भी और सुभिमल जी से भी दैट अब जब लॉ ऑफ द लैंड है तो आपको इनको कंप्लाई करना चाहिए, आपको इनको मानना चाहिए। और ये जो न्यू रूल्स है ये एक फाइन बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई एम्बार्गो नहीं लेकर आ रहे हैं, ये इन इंटरमीडियरीज के बिज़नेस को बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये इनके लिए एक फैसिलिटेटिंग मूव है कि इन ड्यू डिलिजेंस इन इन एस्पेक्ट्स को आप मान लें, ताकि आप माने तो मेरा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सही रहेगा, मेरे जितने लॉज़ हैं उनको मेरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ एनफोर्स कर सकेगी, उसी के साथ-साथ आप अपने बिज़नेस को फ्लरिश कर सकते हैं। तीसरी बात जहाँ हम बात कर रहे हैं कि इसके मिसयूज़ की, तो आप पूरे रूल्स को अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो पूरे रूल्स में कहीं पे भी इस तरीके की एम्बिग्विटी नहीं है जो एक बैकडोर एंट्री दे दे गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी ऑथराइज्ड एजेंसीज़ को। यहाँ पे कोई बैकडोर एंट्री नहीं दी जा रही है, यहाँ पे सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इन प्लेटफ़ॉर्म्स को इम्यूनिटी दी हुई है व्हिच इज़ एब्सोल्यूटली फाइन। यहाँ पे थर्ड पार्टी कंटेंट होता है। बहुत समय से पूरी दुनिया में देखा जा रहा है ये थर्ड पार्टी कंटेंट में मिस इन्फॉर्मेशन, फेक इन्फॉर्मेशन क्राइम्स होने शुरू हो गए हैं। वो क्यों इतने बढ़ रहे हैं? क्योंकि पहली चीज़ डिजिटल बहुत जल्दी फैलता है। दूसरा इनको शील्ड दी हुई है एनोनिमिटी की, तो ये उसको लेकर और परपेट्रेट जितने हैं वो उसी को करते हैं। आप और हम और एक एंट्री लेवल जो एज ग्रुप है वो भी यही सोचता है कि मैंने तो एक रूम के अंदर बंद करके लैपटॉप पे कुछ लिखा है तो मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा। तो ये जो एनोनिमिटी वाली शील्ड है ये इनको मिलने लगी है और इसके कारण क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत हीनियस क्राइम बढ़ रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए, इनको एनफोर्स करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस चाहिए, हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा। चेन ऑफ कस्टडी को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ़ बोला गया है कि आप एज़ एन इंटरमीडिएरी प्लीज़ हमारी सरकार की हेल्प करें और कुछ नहीं। आप सिर्फ़ हमें हेल्प करें कि हम इन लॉज़ को एनफोर्स कर सकें और इसके आगे और इन प्लेटफ़ॉर्म्स में कुछ न इन रूल्स में नहीं कहा गया है, कोई सर्विलांस की बात नहीं है, यहाँ पे कोई बैकडोर एंट्री नहीं मिल रही है। तो आई थिंक इस इश्यू पे ओपिनियन देने के बजाय पहले हम एक बार रूल्स को पढ़ लें और रूल्स को समझ लें कि क्या एग्ज़ैक्टली पावर मिल रही है गवर्नमेंट को इन रूल्स के तहत। थैंक यू सो मच आनंद जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए। हमारे दर्शकों से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे भारत फर्स्ट का विशेष प्रोग्राम कानून की बात। बहुत-बहुत धन्यवाद।